लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स का जनरल डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो स्टार्ट कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की ज़रूरत हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने पे उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो इन थ्योरी के बारे में या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किस थ्योरी के बेसिस पे थे या किस कंसेप्ट के बेसिस पे थे। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ओवर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस बेसिक थे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे। ये थ्योरी दी थी न्यूटन सर ने और उन्हीं के नाम पे इसी थ्योरी को कहते हैं न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। न्यूटन सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए थे जो हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के तीनों लॉज के स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट वुड remain at rest, and if the body is in motion it would remain moving with the same velocity until or unless no external force applied on it। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी विद द सेम वेलोसिटी जब तक कि कोई भी बाहर या एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम ना करे। तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फोर्स नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो फोर्स होता क्या है, मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल। तो किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो इसका से केस क्या बनता है कि एक्सेलरेशन उसका क्या है, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन को हम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो डीवी बाई डी टी क्या है, जीरो। तो डीवी बाई डी टी अगर किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर जीरो है दैट मीन्स वो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट। तो इससे क्या पता चलता है कि v है वो कांस्टेंट है। और एक और केस बनता है, ए को हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, और डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे मतलब अगर डेरिवेटिव है कांस्टेंट है तो आर क्या होगा, कांस्टेंट, और इसका ही डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो या तो वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यही कहना चाहता है कि फर्स्ट लॉ कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी या फिर वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो मींस बॉडी एट रेस्ट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो मूव कर रही है बट कांस्टेंट स्पीड, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। तो हम पहले ये पढ़ते हैं कि इनर्शिया होती क्या है। इनर्शिया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ object which resist the change of motion। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसे मोशन चेंज करने के लिए रोकती है, और वही ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है। तो इन दोनों के स्टेटमेंट और इन दोनों का जो काम है वो सिमिलर है, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स स्टार्ट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो उसका नेट फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, उसके मोमेंटम की चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम। उसका मोमेंटम किस बेसिस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और जो मोमेंटम का चेंज होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि मोमेंटम और फोर्स दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम हमें मूविंग ऑब्जेक्ट का देखने को मिलता है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो फोर्स है वो dp अपॉन dt, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। p इज इक्वल्स टू क्या होता है, मल्टीप्लेटिव ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और फिर अगर हम p की वैल्यू पुट करेंगे फोर्स की इक्वेशन में तो d इज इक्वल्स टू mv अपॉन dt। m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, तो पीछे बचेगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू ma। ये कब तक वैलिड है, जब तक मास है वो छोटा है या कांस्टेंट है। मास है वो आफ्टर पहले मूविंग ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था तब, और जब मूव करने लगा तब उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तब। अगर मास के अंदर चेंज आ रहा है तो हम इक्वेशन फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे। ओके, अब लास्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन रिएक्शन के पेयर बनते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्शन। कि मतलब अगर कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो उसको भी उसकी उतना ही फोर्स फील होगा, बट उसके ऑपोजिट में। जैसे कि बॉडी लिए, एक है बॉडी को नाम दे दिया बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, अगर फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में तो उसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगेगा और अपोजिट साइड में लगेगा। जैसे कि अगर कोई भी हम जैसे कि रस्सी खींच रहे हैं तो रस्सी भी हम पे फोर्स लगाती है और हम भी उस पे फोर्स लगाते हैं, तो हमारा जो रस्सी हम पे फोर्स लगाती है वो उतना ही लगाती है जितना कि हम उसको लगा रहे हैं। हम गाड़ी पे धक्का दे रहे हैं तो वो भी पीछे सरकने की कोशिश करते हैं, हम जैसे कि गाड़ी को धक्का दे रहे हैं ताकि वो आगे मूव कर ले, लेकिन वो गाड़ी क्या करती है, कोशिश क्या करती है कि वो पीछे की तरफ जाए, तो वो भी उतना ही फोर्स लगाती है हम पे जितना कि हम उस पे लगाते हैं। तो ये होता है एक्शन और रिएक्शन के पैर बनते हैं कि कोई भी बॉडी अगर आप अगर किसी भी मूविंग बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी भी आप पे फोर्स लगा रही है, उतना ही लगा रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो इस लेक्चर में हमने तीनों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का के स्टेटमेंट्स पढ़े, उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़े और उससे हमें ये कैसे यूज आएंगे, और हम इन तीनों के इनवेरिएंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो पहले तो हम पढ़ेंगे कि अगर हम पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन, अगर किसी भी पार्टिकल की अगर पोजीशन ही नहीं पता होगी तो हम उसको रीड कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल एट रेस्ट है तो कैसे पोजीशन निकालते हैं, और अगर कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन कैसे पता लगाते हैं। पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने के बाद में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे। थैंक यू।